सीटेड सीडीपी टेस्ट सीरीज क्लास 19। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। असेसमेंट क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, सीसीई है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। सीसीई मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत का मतलब होता है इसमें कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार साल भर आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ करते हुए एक्टिविटी देख रहे हैं, समय समय पर उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि कमी कहां है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापकता। व्यापक का मतलब है सर्वांगीण रूप में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे पक्षों को आप देख सकेंगे, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं, बाकी होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव यानी स्कोलैस्टिक। स्कोलैस्टिक पक्ष है पेपर पेंसिल से रिलेटेड, को स्कोलैस्टिक पक्ष है सह शैक्षिक पक्ष जिसको हम कहते हैं। आपका बाकी जितने भी पक्ष बच जाते हैं पेपर पेंसिल के अलावा, जैसे आपका फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारे आ जाएंगे इसमें, कॉग्निटिव भी, है ना। असेसमेंट क्या है, यानी आकलन क्या है। असेसमेंट को हम आकलन कहते हैं हिंदी में। हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो या पेपर में भी ऐसे ही दे दिया हो, ठीक। तो आप इंग्लिश वाली साइड झांक के देख लेंगे। आकलन क्या है, इसको सेपरेट एक्टिविटी के रूप में देखा जाए ताकि बच्चे को डर लगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा बना दें, या फिर मार्क्स के टर्म्स में ही इसको जज किया जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना चाहिए। जी नहीं, सिंपल बात है, असेसमेंट जो है एक टीचिंग और लर्निंग का हिस्सा होना चाहिए, यानी शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण और अधिगम का एक भाग होना चाहिए। जैसे जैसे आप सीख रहे हैं वैसे वैसे आप खुद को असेस करते चले जाएं। मान लीजिए कल आपने टॉपिक पढ़ा होगा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं या बाद में आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, आप खुद को ही, मतलब हम कोई टॉपिक समझें, साथ में क्वेश्चन कर लें, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, मतलब टीचिंग लर्निंग के दौरान ही कभी एफए टेस्ट हो रहे हैं, कभी कोई टर्म टेस्ट है, कभी कुछ है, तो वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है किसी एक दिन होगा तो डर आएगा बच्चे में, उसको लगेगा ये रेगुलर एक्टिविटी है, होता रहता है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये बात भी ठीक है। आगे बढ़ेंगे। One of the critiques of standardized tests has been that critiques होते हैं standardized test के। standardized test कौन से होते हैं? जिनमें जो वैलिडिटी होती है, जिनके अंदर रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, मतलब जो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए बने होते हैं, जैसे आपका सीटेट, सीबीएसई का एग्जाम, कोई एसएससी का एग्जाम, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनते हैं। इनमें एक मानक रूप से क्वेश्चंस डाले जाते हैं, इतने परसेंट इजी होंगे, इतना डिफिकल्ट होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक। बताइए फिर इस बात का सही जवाब। इसका क्रिटिक बताइए, इसकी एक आलोचना क्या है, इसमें कमी कहां है। एक होता है टीचर मेड टेस्ट और दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो इसका जो क्रिटिक है ये पहला ऑप्शन ही है, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड, कह सकते हैं। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जी नहीं, बल्कि आप देखेंगे जो आप टेढ़े मेढ़े मॉक टेस्ट देते हैं वो समझने में दिक्कत होती होगी, लेकिन स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है सीटेट के या सीबीएसई के, वो बड़े ही एक प्रॉपर भाषा उनकी अच्छी होती है, समझ में आते हैं। The test cannot be administered on large population। ये तो उल्टी बात हो गई, बल्कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए ही बने हैं। 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। They do not give a clear picture of a child's ability। ये भी कहना गलत होगा, इसको भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिस पक्ष को जांचने के लिए लिए जा रहे हैं वो तो पूरा कर ही रहे हैं ना। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है तो वो उस पक्ष को तो पूरा करेगा ही, पेडागोजिकल क्वेश्चन डाल करके। तो ये मेन स्ट्रीम कल्चर को, जो मेन मुख्य धारा है जो संस्कृति में चल रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ज्यादा ध्यान इनका नहीं होता, स्पेशल नीड्स को केटर नहीं कर पाते। ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए इनको बायस्ड कहा जा सकता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन को एक साथ रख करके बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अगर आपने सीसीई वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता है ये क्या है। देखो, फॉर लर्निंग का मतलब है बच्चा सीखता कैसे है, और ऑफ लर्निंग का मतलब है कितना सीख लिया। दैट मीन्स फॉर लर्निंग है प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कैसी उसकी आगे वो प्रगति कैसी चल रही है, ये है फॉर लर्निंग। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, ये फॉर लर्निंग के लिए है, मैं तो आपको फाइनल जज नहीं कर रही हूं, लेकिन अचीवमेंट लेवल आपका सीटेट देख लेगा तो वो ऑफ लर्निंग हो गया, एसए का पार्ट है। ये एफए का पार्ट है जो प्रोग्रेस की बात करे। तो फॉर लर्निंग प्रोग्रेस के लिए, ऑफ लर्निंग अचीवमेंट लेवल के लिए, ठीक। सिर्फ लर्निंग नीड्स और सेलेक्टिंग टीचिंग, ये तो सिर्फ फॉर लर्निंग की बात हो जाएगी। ऑफ लर्निंग तो जज करता है, बच्चे की अचीवमेंट देखता है, ठीक। पेरियोडिक इंटरवल्स पे अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए करेंगे तो फिर फॉर लर्निंग नहीं आएगा, सिर्फ ऑफ लर्निंग हो गया, है ना। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स, तो ये भी सिर्फ फॉर लर्निंग हो गया। आपको ऑफ का भी ध्यान रखना था, क्योंकि दोनों चीजें पूछी थी क्वेश्चन में, तो एक तो हो गया प्रोग्रेस, दूसरा हो गया अचीवमेंट लेवल, यानी ये फॉर और ये ऑफ, ठीक हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी इनमें से कौन सी एक चीज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जुड़ी हुई नहीं है, नॉट। फोर्थ का ए, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। वी डू नॉट नो, सीसीईआरटी को रिकमेंड, आरटी ने रिकमेंड किया था, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात भी सही है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ये बात भी सही है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। लेबल करना कभी भी उद्देश्य नहीं होगा, आकलन का, मूल्यांकन का, टेस्ट करने का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को लेबल कर दिया जाए, ये बिल्कुल बेकार है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये है। तो आंसर डी इसका गलत हो गया। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। खुद सोचिए, जो ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन जिसको हम कह रहे हैं, मार्किंग, इतने परसेंट, A+, ये सब क्या है बताइए। देखो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं जो परसेंटेज को मैटर करती है, जिनमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है सीटेट के जैसे, जहां बेसिकली नॉर्म में क्या है, बाकी लोगों से आपको मेरिट में आना है। क्राइटेरियन जो CRTs होते हैं उनमें आपको बस एक क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना है, 60% लाने हैं, बाकी फर्क नहीं पड़ता किसके कितने आए, तो ये CRT हो गया। जो केंद्रीय विद्यालय है वो NRT हो गया एक तरीके से, वहां पे आपको मेरिट में आना पड़ेगा, चाहे परसेंटेज 40 क्यों ना हो, अगर आप फर्स्ट हैं या आप ऊपर मेरिट में आए हैं तो हो जाएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग, मेकिंग एंड मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम किसके एग्जांपल हैं? तो इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ इतना थोड़ी है। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, डिटेक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, सबसे बेहतर है स्कोरिंग प्रोसीजर्स हैं, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चे ने कितना अचीव कर लिया, इस चीज के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, ग्रेड्स बनाए गए हैं, स्कोर्स बनाए गए हैं इस बात को जानने के लिए। तो ये स्कोरिंग प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू हम जान पाते हैं कि बच्चा कहां तक पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 6 है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, यानी असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट किस चीज में हेल्प करेगा बच्चे का, बताइए फटाफट से बताओ। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, बताइए। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग, या फिर प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। इन सबसे बेहतर क्या है? इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, क्योंकि बाकी चीजों में बच्चे को जज करने की बात हो रही है और बी ऑप्शन में टीचर को जज करने की, या टीचर भी छोड़ दीजिए, जो तरीका है, जिस तरीके से, पेडागोजी का मतलब है वे ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, आपने तरीके कौन से अपनाए पढ़ाने के लिए। तो जो पेडागोजी थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो किस हद तक कामयाब हुई, इस बात, वो कितनी प्रभावी थी, इस बात को जानने के लिए आकलन किया जा सकता है। देखो, आकलन की बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बच्चा सीखता कैसे है, उसने कितना अचीव कर लिया, दूसरा आपके जो मेथड्स थे वो किस हद तक सफल हो पाए, उनमें कहां परिवर्तन की जरूरत है। ये तरीके होते हैं या ये पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आकलन किया जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको इतने सारे उद्देश्य गिना दिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या हो आकलन का, ये बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, सिर्फ रैंक करना ये कभी भी मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। बच्चे को क्लैरिटी कहां है, यानी उसकी प्रोग्रेस क्या है, और कंफ्यूजन कहां है, दोनों चीजों को जानना। ये बात तो सुंदर लग रही है। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, लेबल करना कभी भी मुख्य उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मार्क करना कि पास हैं कि फेल हैं, जी नहीं। आपको यह देखना है कि आप समझ पाए कि बच्चे को कहां क्लैरिटी है और कहां कंफ्यूजन है। ठीक, तो बी ऑप्शन हम कह सकते हैं सही आंसर है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस चीज को अपने अंदर शामिल करता है, बताइए फटाफट से बताइए। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस चीज को इंक्लूड करता है? फॉर्मेटिव भी होता है और सबमेटिव भी, तो ओनली का तो मतलब ही नहीं बनता, ओनली कैसे हो जाएगा, ये भी कटा और ये भी कटा। नाइदर फॉर्मेशन नॉर सबमेटिव असेसमेंट, ना ही तो फॉर्मेटिव ना ही सबमेटिव, ये कहना भी गलत है, तो हम कहेंगे बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार के तरीके, यानी अलग अलग वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी को अपनाने की जरूरत है, ये कह सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए फॉर्मेटिव यानी जिससे फीडबैक मिले और सबमेटिव यानी जिससे अचीवमेंट का पता लगे, दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, जिसमें पेन पेपर टेस्ट भी है और बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट क्या है? अगेन,
इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू लेबल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रन, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है बच्चों को लेबल और कैटेगराइज करने की। शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन, यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देना ये तो कभी उद्देश्य नहीं होता, लेबल करना ये भी उद्देश्य नहीं होता। शुड जनरेट टेंशन, अरे स्ट्रेस और टेंशन जनरेट हो जाए ये तो और खतरनाक है। सिंपल है, इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग। देखो आकलन की, असेसमेंट की जरूरत क्या है, पता तो चले जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हुए थे किस हद तक अचीव हुए। आपको अगर ये चैप्टर आता है तो कितना आता है ये आप भी तो जान पाए, ये मैं भी तो जान पाऊं कि मैंने जिस तरीके से समझाया था आपको समझ भी आया कि नहीं आया, है ना। तो सीखने में सुधार का एक तरीका है कि कमी जहां रह गई उसको ठीक कर लेंगे। ठीक, डरने का तरीका थोड़ी है, स्ट्रेस का तरीका थोड़ी है। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम आकलन को एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, यानी अंतर्निहित मानते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है ये बताइए। देखो, इन टूडेज टाइम मार्क्स आर दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन, ये तो बल्कि खत्म होती जा रही है ये चीज। चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कंपैरिजन टू अदर्स। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन कभी भी शोभा नहीं देगा आपको, उसके खुद के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, पहले कितने आते थे और अभी कितने आते हैं। असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर हर ओन टीचिंग। ये बात तो थोड़ी समझने में आ रही है कि टीचर को ये इस बात को समझने में मदद करता है कि बच्चों की लर्निंग कैसे हो रही है, और फीडबैक मिलेगा कि वो जो पढ़ाता है या पढ़ाती है वो कैसा है, उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा कि उसमें और सुधार की कहां जरूरत है और कितना बेहतर किया जा सकता है। असेसमेंट इज द ओनली वे टू एंश्योर दैट टीचर हैव टॉट एंड स्टूडेंट्स हैव लर्नड। सिर्फ यही तरीका है पता लगाने का कि बच्चों ने सीख लिया और टीचर ने पढ़ा दिया है। देखो, कोई भी शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं कह सकते आप फाइनल के आपने जो करा दिया वही बेस्ट तरीका था। हमेशा इंप्रूवमेंट की जगह होती है, गुंजाइश होती है। तो यहां फीडबैक मिलते रहना चाहिए टीचर को भी, ताकि वो खुद को भी बेहतर करता रहे।